पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए 10 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों में सेनाओं की तैनाती की जा रही है, युद्धाभ्यास चल रहा है, नोटाम जारी कर चुका है, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान रोज कह रहा है कि हमला कभी भी किया जा सकता है। पाकिस्तान को पहलगाम का सबक कब और कैसे सिखाया जाएगा, यह हिंदुस्तान की सेना तय करेगी। पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन जिन आतंकवादियों के कारण दो मुल्क जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दिख रहे हैं, जिन आतंकवादियों के कारण दो मुल्कों की 1.5-2 अरब आबादी के मुस्तकबिल पर जंग के बादल छा रहे हैं, वह आतंकवादी कहां है? पिछले 10 दिनों से सघन तलाशी चल रही है। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। कई संदिग्धों के घर भी उड़ा दिए गए। तमाम जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी है। आज तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डीजी भी पहलगाम के दौरे पर पहुंच चुके थे। 3 घंटे तक वहां जांच पड़ताल हुई, लेकिन अभी तक वो दहशतगर्द हाथ नहीं आ पाए। अभी तक उन दहशतगर्दों के मददगार भी हाथ में नहीं आ पाए। हालत यह है कि पहलगाम के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में भय बैठा हुआ है। 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद करने पड़े हैं क्योंकि वहां सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। जब तक ये दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते, जम्मू कश्मीर में उनकी दहशत कायम रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन हो गए, आखिर पहलगाम के वो पापी कहां हैं? क्योंकि मुंबई से लेकर पठानकोट तक, उरी से लेकर पुलवामा तक जिन दहशतगर्दों ने भारतीयों का खून बहाया, वो यही मिट्टी में मिल गए। लेकिन पहलगाम के दहशतगर्द अब भी जिंदा है। ये क्यों जिंदा है और कब तक जिंदा रहेंगे, इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त है। आज मई महीने की पहली तारीख है। 10 दिन हो गए पहलगाम के पापियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, 15 पकड़े गए हैं, कई घर जमींदोज कर दिए गए हैं। 250 घंटे से ज्यादा पहलगाम के जंगलों की तलाशी ली जा रही है। हेलीकॉप्टर लगे हैं, ड्रोन लगे हैं, पुलिस पेनिट्रेटिंग रडार लगे हैं, जंगल जंगल कॉम्बिंग चल रही है, लेकिन पहलगाम में नरसंहार करने वाले दहशतगर्द पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये आतंकवादी घने जंगलों की प्राकृतिक गुफाओं में छिपे हैं, या इन आतंकवादियों की मदद घने जंगलों में रह रहे ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं। जांच एजेंसियां दोनों ही सूरत में आतंकवादियों को पकड़ने की जुगत में है। जंगलों में जांच का जो दायरा पहले 10 किलोमीटर में था, वह बहुत बड़ा कर लिया गया है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंकियों के तार तलाशने की है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि OGW ने आतंकियों को घटनास्थल की पूरी लोकेशन समझाई और एग्जिट प्लान में उनका साथ दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को घटना के वक्त के 2 बार अल्ट्रा स्टेट के सिग्नल मिले हैं, जिसके द्वारा मोबाइल को कनेक्ट करके ऑडियो और वीडियो कॉल या फिर मोबाइल SMS होता है। इसमें किसी भी प्रकार के सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। एजेंसियां बैकलॉग डेटा, कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट भी चेक कर रही हैं। OGW की धरपकड़ में जांच एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी भी की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने OGW को जीरो इन करने के लिए आम लोगों को इत्तेहादुल मुसलमीन और अवामी एक्शन कमेटी जैसे संगठनों से दूर रहने को कहा है, जिनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप हैं और सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब 100 ऐसे संगठनों के लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है। इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। ये संगठन प्रतिबंधित होने के बावजूद आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। इनकी कॉल रिकॉर्ड से पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। पहलगाम हमले की साजिश में गोली चलाने वाले 3 बंदूकधारियों के अलावा बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर मिले हुए थे। इसका शक ऐसे भी बढ़ता है कि चश्मदीदों ने वहां मौजूद बाकी लोगों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कानपुर के मृतक शुभम की पत्नी ने कहा है कि स्थानीय लोगों और भोले वालों के रवैये से भी लगता है कि वो आतंकवादियों से मिले हुए थे। तो दूसरी ओर हावड़ा की पर्यटक ने भी कहा है कि घटना के ठीक पहले 4 लोगों ने उनके परिवार को रोका था और नीचे उतरने से मना कर रहे थे। बोल रहे हैं हमसे कपल में चलिए, आपका कपल कौन है?
द पर्सन आस्क्ड मी, आपका कपल कौन है, आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में, वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था, उन्हें पता था ना उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं। शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था, पूरे इतनी बड़ी फील्ड में अकेला भेड़, कोई सेंस है इस बात का? घोड़े वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर, बहुत सुंदर है ये वो। 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है, जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। जब निकलने लगे तो वो लोग थोड़ा सा 2 कदम आगे था, तो मैं और मेरी दीदी थोड़ा से पीछे थी। तो 4-5 आदमी हम लोगों को आके ऐसा पूरा घेर लिया। फिर बोले कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, अभी क्यों निकल रहे हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आप लोग चाय पी के जाओ, मैगी खाओ। फिर वो लोग ना रास्ता छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ना मेरी दीदी थोड़ा डांट के उन लोगों को बोली कि अरे आप लोग जाने दो ना हमें, हम लोग नहीं खाना चाहते हैं, आप क्यों जोर कर रहे हो। इन चश्मदीदों के बयान से जो शक पैदा होता है, उसी लाइन पर जांच एजेंसियां आतंकवादियों के मददगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है, जिसके बनाए ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा बैठा है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क ने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया और सबसे प्रमुख पहलगाम आतंकी हमला है। पाकिस्तान के 3 सेक्टर से ये कश्मीर में घुसपैठ कराता है और इसके घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है। पिछले दिनों कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ कोई ऐसा पुख्ता सुराग नहीं मिला है जिसके जरिए आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके। आशंका जताई जा रही है कि या तो आतंकियों के पास हफ्ते 2 हफ्ते का पूरा रसद मौजूद है, या तो OGW उनकी मदद कर रहे हैं। पहलगाम से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र कुमार, दिल्ली आज तक। खबर इस वक्त पहलगाम हमले के मामले में हमारे पास आ रही है कि इस हमले में साजिश के सुराग तलाशने में एनआईए जुट चुकी है और एनआईए के पास के डीजी इस समय कश्मीर में इस वक्त मौजूद है और उन्होंने बैसरन घाटी का दौरा किया है। श्रीनगर में अन्य केंद्रीय राज्य एजेंसियों से मीटिंग भी की है। इस बर्बर हमले को अंजाम देने वालों की भी तलाश तेज कर दी गई है। एनआईए के डीजी इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। पिछले कई घंटों से अलग अलग लोगों से बातचीत उनकी हो रही है। अरविंद ओझा इस वक्त पहलगाम से हमारे साथ में मौजूद है। अरविंद, बार बार ये खबर अब आ रही है कि लोकल सपोर्ट शायद इन आतंकियों को मिला हुआ हो सकता है। इतने दिन तक उनका छुपा रहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। क्या जानकारी एनआईए को मिल पा रही है? देखिए साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा। ग्राउंड वर्कर वो 3 आतंकी, तीनों पाकिस्तानी आतंकी थे। अब ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है और उन्होंने ही जो 22 अप्रैल को किलिंग को अंजाम दिया। लेकिन एक ओवरग्राउंड वर्कर साथ में था जो लोकेशन से लेकर तमाम चीजें, जानकारी और स्कैप रूट, जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो आतंकी वारदात को अंजाम देना है उसके बाद स्केप रूट क्या होगा, उसके बारे में ओवरग्राउंड वर्कर को जानकारी थी और उसी की तलाश एनआईए की टीम कर रही है। बड़ी बात यह है कि एनआईए के डीजी खुद पहलगाम में मौजूद है, पहलगाम में आए, और उससे बड़ी बात है कि वो खुद पहाड़ी के रास्ते बैरसन घाटी गए जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया। एनआईए ने अब तक जो जांच किया उसमें कई अहम सुराग हाथ लगे, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो आतंकी थे वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। अमूमन आर्मी के लोग इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम का, और ये इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि जो इंडियन एजेंसी है वो बातचीत नहीं पकड़ सके। तो इस तरह के सुराग एनआईए को लगे हैं। एनआईए के डीजी अब खुद इस जो जांच एक जल्दी से जानकारी अरविंद आपसे चाहिए, क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि आतंकवादियों ने इससे पहले आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी की भी रेकी वहां पर की थी। यानी कोई ना कोई लोकल सपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है। जल्दी से इसके बारे में जानकारी दीजिए। और उसके साथ साथ आप पहलगाम में मौजूद हैं, क्या पहलगाम में पूरी तरीके से शांति है आज की स्थिति में? लोग डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जिस तरीके से बैसरन घाटी या बाकी जो पर्यटन स्थल है उस पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, किस तरीके का माहौल आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए साहिल, सबसे पहले ये बता दूं कि माहौल ही मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ऐसा नहीं कि कोई डर का माहौल है। हाँ जरूर है, ये है कि ये जो जहां ये पहलगाम का मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पर चलने के लिए लोगों को नहीं पता था इतनी भीड़ होती।
बड़ी खबर इस वक्त इस बीच हमारे पास आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की है। पहलगाम हमले को लेकर जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, इस बीच राजनाथ सिंह ने भी उनसे बातचीत की है। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद होने वाले थे, लेकिन जानकारी सिर्फ इतनी इस वक्त हमारे पास कि राजनाथ सिंह अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से उन्होंने बातचीत की है। इससे पहले भी भारत की तरफ से भारत में मौजूद अलग अलग देशों के राजनयिकों को जानकारी दी गई थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद इस तरीके की जानकारी अलग अलग राजनयिकों को दी गई। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर जो जांच चल रही है उसकी भी जानकारी दी गई थी। और अब अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत। तो आज का सवाल, पहलगाम के आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं जा रहे? क्या आतंकियों की मदद स्थानीय कर रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में अब भी सुरक्षा को खतरा है? ये तीन सवाल आज की स्थिति में यहां पर नजर आ रहे हैं। डीजी वहां पर पहुंच चुके हैं, हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपको सवाल बता दें कि पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आतंकियों की मदद स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है? और क्या जम्मू कश्मीर में अब भी सुरक्षा को खतरा है? कुछ ही दिन पहले यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद क्या अब भी सुरक्षा को खतरा यहां पर मौजूद नजर आ रहा है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं के शर्मा जी से। आपको याद होगा शर्मा जी की कुछ दिन पहले परसों ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि तीनों दलों के जो प्रमुख है उनको कह दिया था कि आप तय करें कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि आप पहचानो, ढूंढ निकालो और उस हर टेररिस्ट को सजा दो कि जो इसमें शामिल है। आज 10 दिन बीत चुके हैं, क्या जानकारी दे पाएंगे? साहिल जी, ऐसा है, मुझे लगता है कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की और जो सेना है, उस पर जो है भरोसा करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि जिस ढंग से इस घटना के बाद पूरे देश भर के अंदर एक भावना पैदा हुई है, निश्चित तौर से भारत की सेना पर इस देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास है कि वो इस जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसका पुरजोर बदला लेंगे और आतंकी को भी मारेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के को ध्यान में रखते हुए जो बात कही है कि केवल आतंकी ही नहीं बल्कि इन आतंक का जहां जड़ है, जो इनको पनपने दे रहे हैं, जो पाल पोस रहे हैं, इस बार कार्रवाई उन पर भी भरपूर होगी। और ये विषय केवल 3-4 आतंकियों का नहीं बल्कि एक पूरा मॉड्यूल है। और जो आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से इस समय हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और जिस ढंग से सरकार जो है एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ रही है एक्शन के लिए भी, और जो सेना को जो खुली छूट दी गई है कि आप जो है समय तय करें, आप स्थान तय करें और आप जिस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं आपको पूरी छूट है। और समय और तिथि और स्थान आप तय करें और उसके बाद कार्रवाई करें, कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी तरह से इसका बदला भी लिया जाएगा और वो जो आतंकी गतिविधियों को जो प्रश्रय दे रहे हैं उन पर भरपूर कार्रवाई की जाएगी, अल्टीमेट कार्रवाई की जाएगी। तो मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने एजेंसियों पर, अपने सैन्य पर उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। सैकड़ों लोगों को वहाँ गिरफ्तार भी किया गया है। जो आपने बताया अभी कि ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनकी भी तहकीकात हो रही हैं, सारे स्तर की जांच हो रही है उसमें, और जल्द ही ये सब कार्रवाइयाँ पूरी होंगी। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो भारत विश्व में दे रहा है कि आतंकवाद से हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम 1% भी आतंक की इस गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और जीरो टॉलरेंस का मंत्र लेकर हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे और उस धरती को भी जीरो टॉलरेंस का मंत्र जहां जो है आतंकवाद पनप रहा है, जहां पनपा है। और इसीलिए जीरो टॉलरेंस का मंत्र, इससे पहले 2 बार इस तरीके से सीधा अटैक पूरी। और जी शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, मुझे विपक्ष के पास भी जाना है। जी, जहां तक पर्यटकों का बात आपने किया, मैं पर्यटकों के संदर्भ में भी कहूं कि देखिए बहुत से रिपोर्ट्स मीडिया में ही आई हैं, पर्यटक भी, इस देश के वासी भी
इस घटना से डरे नहीं हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का जाना अभी भी जम्मू कश्मीर में जारी है। ये दिखाता है भारत की भावना को, भारतीयों की भावना को दिखाता है। और जिस ढंग से मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर की लोगों ने भी इस घटना को कंडेम्ड ही नहीं किया, बल्कि इसके विरुद्ध उतरे हैं। और जिस तरह से विरोध कर रहे हैं इस आतंकी घटना का, ये भी दर्शाता है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है और एक मजबूत पर्यटक बड़ी संख्या में तो जा रहे हैं शर्मा जी, लेकिन आज की स्थिति में 48 पर्यटन स्थल वहां पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सुरक्षा का खतरा आज की स्थिति में जम्मू और कश्मीर में बताया जा रहा है। 8 अप्रैल को उनको वादा किया गया था कि अब पर्यटक यहां पर आ सकते हैं। हमने क्रशिंग डिफीट एक तरीके से दे दी है टेररिस्ट को, लेकिन उसके बाद पहलगाम में इस तरीके का हमला होता है। आज 48 पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना सरकार की तरफ से कहा गया है कि 0 टॉलरेंस होगा और उस दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार के रवैये से क्या विपक्ष संतुष्ट है? क्या अभी भी आपकी मांग है कि विशेष सत्र बुलाने से इस पर चर्चा हो पाएगी? सुरेंद्र राजपूत। 3-4 चीजें हैं साहिल भाई। हम देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ और देश की पूरी हुकूमत के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। आतंक के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, आतंकवादियों के आकाओं के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, इन सब के ऊपर निर्णायक प्रहार हो। पूरा देश भारत सरकार के साथ में है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि आप निर्णायक रूप से बात कीजिए और जो भी निर्णय कठोर कदम हो वो उठाइए। हम सब आपके साथ हैं बगैर किसी इफ बट के। किसी भी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं है। हम आपसे कुछ सवाल जरूर रखना चाहते हैं। हम आपसे सहयोगात्मक रवैया रख रहे हैं। इसमें हमारा बड़ा स्पष्ट है कि आप एक संसद का सत्र बुलाइए। संसद का सत्र पहले भी हुआ, लगातार हमलों में भी हुआ, 62 के वार में भी हुआ। जैसे 62 का वार तो हम लोग हारे थे चीन से, लेकिन संसद का सत्र युद्ध के समय में भी हुआ और वहां पर सारा कांग्रेस की पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कठिन सवालों का भी जवाब दिया। तो हमारा यह मानना है कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। इसके लिए संसद का सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। एक तरफ के शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां पर घाटी में पूरी सुरक्षा है। हम मानते हैं पूरी सुरक्षा है। हमारे साथ सलमान निजामी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सलमान, तो आप परसों इस चर्चा में शामिल हुए थे हमारे साथ में, और तब आपने कहा था कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कश्मीरी जनता उनके साथ में नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि पर्यटक वहां पर आए, कश्मीर की इकोनॉमी बढ़े, और उसके तर्ज पर वहां पर प्रदर्शन भी किए गए थे। लेकिन अब जो जानकारी यहां पर आ रही है कि ऐसे कई संगठन जिन पर पहले से पाबंदी लग चुकी है, लेकिन वो संगठन वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को, कि जो टेररिस्ट की मदद करे, उनकी मदद करने में वहां पर जुटी हुई है। अब ये जो नई जानकारी आ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका कहना था कि लोगों को साथ में लेने की जरूरत है कश्मीर के। ये विजुअल्स हैं पहलगाम के। ये मैं पहलगाम में था आज, और वहां देखिए कितने सैलानी इस वक्त वहां एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल पानी के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले बहुत बार हुए और हमने उसका मुकाबला किया। आज भी मैं वहां था पहलगाम में, थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन फिर भी सैलानी वहां मौजूद थे और उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की जो उनके मुंह से मुझे सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ आना छोड़ देंगे, एक तरफ से तो हम पाकिस्तान को तो एक मौका दे देंगे कि भाई कश्मीर हमारा है ही नहीं, आ जाइए आप कब्जा करिए। तो हमारा आना यहाँ बहुत जरूरी है और इसलिए हम भी अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि भाई यहाँ लोकल ना लोकल। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा पिछली डिबेट में कि लोकल प्रेजेंस हो सकती है। इक्का दुक्का लोग जो होते हैं, जो पाकिस्तान के पेरोल पे हैं कई सालों से, वो आज की बात नहीं है। सेपरेटिज्म है, कई ऐसे पत्थरबाज थे वो पेरोल पे थे। तो आज वो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं या इक्का दुक्का लोग हैं इन्वॉल्व, तो उसका मतलब नहीं है कि पूरा कश्मीर जो है उसमें इन्वॉल्व है। आज जो वहां के लोकल थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ जो है खुश हैं
और जो चेंज दिखा है कश्मीर में कुछ सालों से, मैं तो हर बार ये कहता हूं कि बदलाव मुझे दिखा, क्योंकि पहले पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी हमले होते थे और लोकल लोग जो हैं वो उनके समर्थन में बाहर निकलते थे। आज जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है लोग बाहर निकले हैं, लोग अमन चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बैंड संगठन वहां पर घूम रहे हैं और लोकल रिक्रूट्स वहां पर चल रहा है। और उसको लेकर आज ही हमने देखा कुछ जगह से तस्वीरें भी आई कि वहां पर लाउड स्पीकर से बताया गया कि ये सारे संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई है, इनके बहकावे में मत आइए। ये आज भी करना पड़ रहा है कश्मीर में। 5 साल हो गए, 370 हट गया, इलेक्शन हो गए, बड़ी संख्या में लोगों ने आकर वोट भी किया, उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो इसका जवाब भी तो ढूंढना पड़ेगा। देखिए, आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज जो है कई सालों से चल रहा है और कुछ सालों में इसका सही इलाज हुआ है, क्योंकि ना स्टोन पेल्टिंग हमने देखी और ना इतने आतंकवादी हमले देखे जो पहले होते थे। पहले तो एक दिन में 4-4 आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन अब जो कश्मीर में तब्दीली हमें दिखी, जो चेंज हमें दिखी कि जिस तरीके से लोग जो है वो विकास चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा आपको कि इक्का दुक्का लोग हैं जो पाकिस्तान के पेरोल पे जो है पलते हैं कई सालों से, उनको भी खत्म करने की जरूरत है। लेकिन पूरे कश्मीर को बदनाम करना, कश्मीर को नजर उसमें देखना कि भाई ये लोग इन्वॉल्व, कश्मीरी आज जो है अपनी जान पे खेल के उन हिंदू यात्रियों को बचाने का काम उन्होंने किया। आज जो कश्मीरी वहां इस वक्त है, मैं वहां खुद गया और मैंने उन लोगों को कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो कश्मीर बदलाव चाहता है। कश्मीरी मुसलमान जो है उसके अंदर कश्मीरियत है, इंसानियत है। वो पत्थरबाजी रुक गई है। सुनील राजपूत हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। सुनील राजपूत, आपकी बात खत्म करिएगा, लेकिन जानकारी के लिए अभी भी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामुल्ला, बांदीपोरा में 100 ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके के संगठनों से जुड़े हुए पाए गए और उनको हिरासत में लिया गया छापेमारी के बाद में। सुनील राजपूत, आपकी बात खत्म करिए। देखिए, जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स आ रहे हैं और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगभग 117 लोग वहां पर, लोग बताते हैं कि 117 लोगों के आसपास विदेशी लोग वहां पर सक्रिय हैं। मैं आपसे कई चीजें कह रहा हूं, ये सब काम इंटेलिजेंस यूनिट्स के हैं, सरकार के हैं, और हमें सरकार के हर कदम पर भरोसा है। हम इस सरकार को या सेना को किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करना चाहते। हां, हम राजनीतिक नेतृत्व से जरूर चाहते हैं कुछ चीजें। हम चाहते हैं राजनीतिक नेतृत्व दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक ट्रांसपेरेंसी हो। दिल्ली, कश्मीर ने अपना जवाब दे दिया आतंकवाद को, कश्मीरियों ने अपना जवाब दे दिया आतंकवाद को, कश्मीरियों ने बता दिया कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं करें, हमें यात्री चाहिए। और सरकार कह रही है कि वहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाए। तो एक तरफ सरकार कह रही है ज्यादा से ज्यादा साहिल भाई टूरिस्ट जाए, और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम 30 बड़े पर्यटक स्थलों को बंद कर देते हैं। तो टूरिस्ट वहां क्या घुइयां छीलने जाएगा? क्या करने जाएगा टूरिस्ट वहां? या तो आपको चाहिए कि 30 के 30 या 40 जो भी टूरिस्ट पर्यटन स्थल है, उन जगहों पे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दीजिए आप उनको, जो टूरिस्टों को कुछ अच्छी और फैसिलिटीज दीजिए आप। लेकिन कर क्या रही है सरकार केंद्र की कि नहीं साहब, हम यहां पर सुरक्षा नहीं दे सकते। तो आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, आग और पानी एक साथ नहीं चल सकता। आप आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कीजिए, कश्मीरियों की सुरक्षा कीजिए, कश्मीरी पर्यटकों की सुरक्षा कीजिए। यह जिम्मेवारी है आपकी। और कश्मीरी पर्यटकों की सुरक्षा करने में और कश्मीरी पर्यटन की सुरक्षा करने में और उनके पर्यटन स्थल की अगर आप सुरक्षा कर पाएंगे तो पूरा देश कुलकर्णी की तरीके से, जो एक मुंबई के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, अभी पहलगांव पहुंचे हुए हैं, वो पहुंच जाएंगे, अजीत अंजुम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे तो ये बात करके जाएंगे ना कि हाँ साहब, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा सरकार कर रही है। लेकिन यहां पर जो सरकार कहती है वो कंट्राडिक्टरी बात कह रही है। दिल्ली में कुछ और कह रही है और कश्मीर में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। तो हम आपसे के शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे जरा एनके सूद साहब के पास जाना है, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है जिस तरीके से मामला आज की स्थिति में बना हुआ है, तो उनसे भी कुछ जानकारी हमें लेनी है। लेकिन के शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब। नहीं, मुझे आश्चर्य है, कांग्रेस पार्टी जो दोहरा चरित्र दिखाती है, एक तरफ तो कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं, दूसरी जो सरकार जो वहां पर, आप समझ सकते हैं साहिल भाई कि जम्मू कश्मीर जो है वो सीमावर्ती राज्य है, सीमा पर युद्ध सा माहौल है, बहुत से पर्यटन स्थल एकदम सीमा से जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों नहीं, लेकिन जो सीमा से जुड़े हुए हैं
उन क्षेत्रों पर वहां की राज्य सरकार की अनुशंसा पर वहां रोक है। बाकी तो श्रीनगर से लेके तमाम क्षेत्र वहां पर्यटन के खुले और बड़ी मात्रा में वहां यात्री भी जा रहे हैं। अभी अभी इन्होंने सलमान जी ने बताया कि वहां पहलगांव में अभी भी यात्री हैं, वहां कोई रोक नहीं है। लेकिन जब युद्ध का माहौल हो और एक जो है सीज फायर खत्म है और वहां गोलियां भी चल रही हैं, तो वहां पर क्या जान माल की रक्षा करना, पर्यटकों की रक्षा करना ये जिम्मेदारी नहीं है? आज यदि एक भी और घटना होती है, कुछ होती है, तो ये तो यहाँ चिल्लाने लगेंगे। इनको तो कोई मतलब नहीं है, इनको तो मोदी जी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगते हैं। इसीलिए बीच में सारे अभी बयानात इनके देखे, ये युद्ध को भी वो कहते हैं, ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है यदि कह रहा है कि हम नहीं है जंग, हमने आतंकी घटना नहीं किया है, तो मान लेना चाहिए। इनके नेता सैफुद्दीन सोज कहते हैं, तमाम इनके नेताओं के बयानात लेकिन तो ये दोहरा चरित्र अपनाती है कांग्रेस पार्टी। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा क्योंकि सूद साहब इंतजार कर रहे हैं। केवल पॉलिटिक्स से लेना देना है, इनको किसी भी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप आज की स्थिति में, कोई लेना देना नहीं है। सुनील राजपूत, एक बात जो आरोप आप पर लगता है, जल्दी से 20 सेकंड में जवाब, क्योंकि सूद साहब भी इंतजार कर रहे हैं। सत्र की बात है तो मैं उसका भी बिल्कुल जवाब जिम्मेवारी से कहता हूं, तो। जो के शर्मा जी बिना वजह के राजनीति इसमें घुसेड़ लिए। हम राजनीति नहीं करना चाहते थे। राजनीति अगर हम करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तमाम आरोप है, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या नाम, तमाम तरीके की बातें हम करना नहीं चाहते। हम आपसे ये कह रहे सीमा से जुड़े हुए कौन से पर्यटन स्थल है? क्या पहलगांव का बायसरण पर्यटन स्थल सीमा से जुड़ा हुआ 120 किलोमीटर है, वहां से उस पर रोक लगी है। मैं उरू का पर्यटन स्थल सीमा से कितना दूर है, उस पर रोक लगी हुई है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, अपनी कमियों को मत छुपाइए। एक तरफ कहते हैं कि पर्यटन होना चाहिए, सीमा पर कौन जाना चाहता है? सीमा पर कोई नहीं जाना चाहता। और सीमा पर सेना हमारी टेररिस्ट वहां पर घूम रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमला किया, लेकिन बैसरन में जिन्होंने हमला किया वो अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के गिरफ्त में नहीं है। जाहिर सी बात है कि उसके वजह से पर्यटकों में डर का माहौल साफ नजर आता है। ऐसा नहीं है सूद साहब की एक लंबी फहरिस्त है कि जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरीके के टेरर अटैक्स होते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से यह अटैक हुआ है, बर्बरता से जिस तरीके से अटैक हुआ और जिस तरीके से जानकारी अब मिल रही है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई महीनों से वहां पर लोकल रिक्रूट्स लेने का काम कर रही थी, ओवरग्राउंड वर्कर्स को इकट्ठा करने का काम कर रही थी। कहीं सुरक्षा एजेंसियां शिथिल हो गई, गुप्तचर एजेंसियां शिथिल हो गई वहां पर, जिसके वजह से आज यह पता चल पा रहा है कि ओवरग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उसके बिना यहां तक पहुंच नहीं पाते और उसके बिना इतने दिन तक छुप भी नहीं पाते। क्या लगता है? देखिए, मुझे बताइए कि हर एक टाइम सुरक्षा एजेंसियों पे या इंटेलिजेंस एजेंसियों पे क्यों क्वेश्चन होते हैं? क्या जो कश्मीर में पीस आई है इसमें इनका हाथ नहीं है? क्या इनका सेक्रीफाइस नहीं है? इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है? कांग्रेस के टाइम में क्या होता था? पूरे इंडिया में आतंकवाद चलता था और आज यहाँ पे जो आतंकवाद कम होकर के श्रीनगर के अंदर रह गया, फिर उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। एक इंसिडेंट हो गई, उसके ऊपर आपने सुरक्षा एजेंसियों पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया, हमारे जो सुरक्षा बल है उन पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, देखिए हर एक आदमी की सुरक्षा नहीं हो सकती। ये जो ऑपरेशन किया गया हाई लेवल ऑपरेशन था, जिसके अंदर डायरेक्टली पाकिस्तान के आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे, एसएसजी के कमांडोस आए थे। देखिए, किसी बंद कमरे में बैठ के आपने एक प्लान कर लिया, एक ऑपरेशन कर लिया और ऐसा हरकत करके पाकिस्तान खुद फक्त हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन क्वेश्चन किस पे उठ रहा है? हमारी एजेंसीज पे। अगर सुरक्षा के लिहाज से कुछ पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया तो इसमें क्या बुराई है? सिलेक्टेड लोग जगह पे लोग जाए। और देखिए, ये बेसिकली देखिए, एक बात बताओ कि सबसे अच्छी जो बात की है वो की है सलमान साहब ने, सबसे अच्छी बात की है। हमें वहां पे जाना चाहिए, कश्मीर हमारा है, हमारे पर्यटकों को जाना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, एजेंसीज काम कर रही हैं और इस पे काम किया जाएगा। और एक देखिए, अभी एक बीआरडीओ की स्टेटमेंट आई कि हमको 100 और ज्यादा यहाँ पे सैटेलाइट निकालने पड़ेंगे ताकि हम पूरे बॉर्डर पे वाच रख सके। देखिए, बॉर्डर पे वाच रखना आसान काम नहीं है। कोई ये तो है नहीं कि रॉक आदमी जंगल में बैठा है, आर्मी का आदमी जंगल में बैठा है या आईबी का जंगल के अंदर बैठा है, ये पॉसिबल नहीं होता। हमारे तरीके हैं काम करने के, लेकिन कोई बात नहीं, एक इंसिडेंट हो गई, बड़ा दुख है जिसका सबको, और इसीलिए आज पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ ये तब तक होता रहेगा जब सांप को मारा नहीं जाएगा। 2 मुआ सांप है, हमने इसका कत्ल कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, फिर 2 जगह सांप खड़ा हो गया। अब बेसिकली सांप का सिर कुचलना है। सिर कौन कुचलेगा, कैसे कुचला जाएगा? पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान की आर्मी का सिर कुचलने का काम है और उस पर पूरी एजेंसी काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पानी रोका गया, पानी के बाद पाकिस्तान की बिजली रोकी जाएगी, क्योंकि जो जल है उसी से पाकिस्तान की बिजली उठती है। उसके बाद आपने देखा अननोन गनमैन का डर था,
आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ऐसे बर्बाद किया जाएगा। इसमें रॉ भी काम कर रहा है, बड़े तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हर एक चीज में टाइम लगता है। 1971 का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने 1 साल का टाइम दिया था तैयारी करने का। जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो पीएम मोदी ने कहा था आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन जल्दी जल्दी में इतना नुकसान कर लिया, 30 हमारे एमुनिशन के ट्रक वो डूब गए, नुकसान हो गया। काम कर रही है, पकड़े भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन आतंकी है वो है आतंकवाद बड़ा पेचीदा मसला है और उस पर चुटकी में कोई सोल्यूशन तो नहीं मिलता है। ये बात तो सभी को ध्यान रखना होगा, लेकिन जिस तरीके की बातें की जाती है उसके बाद लोग सोचने लगते हैं कि भाई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि एक बार जो भी है फैसला कर दीजिएगा, बहुत हो गया। बिल्कुल, देखिए फैसला यही बात है ना। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है इस टाइम पे। पाकिस्तान की आर्मी कहां डिप्लॉयड है? पाकिस्तान ने हमला तो करवा दिया, 26 लोगों को बर्बाद दिया, लेकिन सोचे नहीं थे कॉन्सिक्वेंसेस। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, जितने आतंकी है उनको सुरक्षा दे रहा है, उसको खतरा पड़ा है कि आतंकी इनके सूद कह रहे हैं आशुतोष कि सुरक्षा हो गया, एक हादसा हो गया और उसके बाद सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन आशुतोष आपको याद होगा 26/11 के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया था कि किस तरीके से ये आतंकी यहां पर आकर रुक जाते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, जरा एक बार उस पर भी नजर। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, पहली बार अमित शाह वहां पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा, जवाब मिलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 140 करोड़ भारतीय इस वक्त सरकार के साथ में खड़े हैं, जिन्होंने हमला किया है वो नहीं बचेंगे। आशुतोष, एक बार फिर सरकार के तरफ से साफ शब्दों में चुनौती दी गई है और वादा किया गया है कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा, जिन्होंने हमला किया वो नहीं बचेंगे। आशुतोष, देखिए साहिल, इस पूरे मसले के तीन पहलू हैं। पहला पहलू इसका राजनीतिक है, दूसरा पहलू आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तीसरा पहलू इसका विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। जो राजनीतिक पहलू है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आपको परसों में बताया था कि जब 26/11 का मामला हुआ था तो विदिन 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विज्ञापन आया था सारे अखबारों में, और उसमें कहा गया था ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग एंड इनकैपेबल, फाइट टेररिज्म, वोट बीजेपी। तो अगर आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर डॉक में खड़ा कर रही है, उनकी सरकार से सवाल पूछ रही है, तो ये राजनीति का हिस्सा है। इसको आप
शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी आपस में निपट लेंगे, उनको निपटने दीजिए। जहां तक दूसरा आतंकवाद का प्रश्न है, तो आतंकवाद का सवाल वो इंपॉर्टेंट सवाल है। और कश्मीर के अंदर अगर हम ये सोचें कि 70 लाख की आबादी में पूरे कश्मीर के लोग 100% भारत के साथ आ गए हैं, तो इसमें गलत होगा। आतंकवाद वहां पे है, सेपरेटिज्म वहां पे है, तमाम नेशनल सिक्योरिटी के सवाल हैं। बिना स्थानीय लोगों की मदद से इतना बड़ा ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए स्थानीय लोगों पर भी वहां नजर रखी जाएगी और सुरक्षा अधिकारी पूरी तरीके से सक्षम होंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो 99 आतंकवादी गतिविधियों को होने से रोक देते हैं, लेकिन एक बार आतंकवादी अगर एक बार भी कामयाब होता है तो फिर वो बड़ी खबर होती है। लेकिन 99 बार जो सुरक्षा एजेंसियां अपना आतंकवाद को नहीं होने देती हैं, तो वो उसकी चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है इस लिहाज से हमको देखना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो ये कि इस आतंकवाद की जड़ में कौन है। आतंकवाद की जड़ में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए वो उठाएंगे। हमको इसका विश्वास है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, चाहे अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेना हो, चाहे चाइना को कॉन्फिडेंस में लेना हो, चाहे मिलिट्री के लेवल पाकिस्तान को सबक सिखाना। तो जब तक इन तीनों की समग्रता में बातचीत नहीं करेंगे, जहां तक अभी सूद साहब कह रहे थे कि सुरक्षा एजेंसियों में सवाल मत करे, भाई हिंदुस्तान लोकतंत्र है, अभी भी भारत में अथॉरिटेरियनिज्म नहीं आया, डिक्टेटरशिप नहीं आई है। चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, अगर गलतियां होंगी तो सवाल पूछे जाएंगे। और जब आप ये कहते हैं कि सवाल नहीं पूछ सकते, तो आप कहीं ना कहीं मतलब गलतियां तो कहीं ना कहीं हुई है, इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना। और खुद सरकार ने मान लिया कि चूक हुई है करके। आशुतोष, बिल्कुल। और हमें ध्यान होना चाहिए, 1962 की लड़ाई जब हो रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सवाल खड़ा किया था संसद के अंदर कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। युद्ध के दौरान भारत में चर्चा हुई थी। अगर हम लोकतंत्र के अंदर अगर चर्चा करना बंद कर देंगे, सुरक्षा एजेंसियों से अगर कहीं गलती हुई, अगर उसको हम कारपेट के नीचे कर देंगे, तो फिर भारत लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में आतंकवाद की जो स्थिति है, अगर आपको ध्यान होगा 2012 में कश्मीर में सिर्फ 21 लोगों की 21 फर्टिलिटीज हुई थी, सिर्फ 21। एनके सूद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से आशुतोष सूद की बात सुन लेते हैं, अंत में के शर्मा बात करेंगे। सूद साहब देखिए, ये बात कर रहे हैं 2011 के अटैक की, 2008 के अटैक की। 2008 के अटैक में 48 घंटे तक कोई काम ही नहीं किया गया, और यहाँ पे 48 मिनट का क्वेश्चन किया जा रहा है ना, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए, अब मैं उस टाइम पे रॉ के तंग कर रहा था, मुझे पता है क्या हुआ था। आशुतोष जी, आप मेरे बीच मत बोलिएगा, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। देखिए, बातचीत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, चलिए, समय खत्म हो रहा है। शर्मा जी, 30 सेकंड में आपका जवाब। जो आशुतोष ने सवाल उठाया कि क्या अब सरकार एक सदन बुलाएगी, सेशन बुलाएगी, विशेष सेशन बुला के उस पर बातचीत होगी? जल्दी से शर्मा जी, आखिर में। नहीं, मैं देखिए, उस पे इन्होंने पत्र लिखा है, सरकार उस पे विचार कर रही है। लेकिन आज हमारी जो है प्राथमिकता क्या है साहिल जी? आज हमें सीमा से पाकिस्तान को जवाब देना है। हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इस समय हैं, और इनको हम जवाब बिल्कुल देंगे, सदन के अंदर भी देंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूं, जब मुंबई हमला हुआ और 209 लोग मारे गए, इन्होंने सदन बुलाया था उस समय? जब यहां पर इसी मुंबई के अंदर जब 26/11 हुआ, 187 लोग मारे गए, सदन बुलाया था उस समय? ये चीन की युद्ध की जो है, उस समय युद्ध चल रहा था चीन का। चलिए, मेरा समय खत्म हुआ है शर्मा जी, लेकिन लोग उम्मीद यही कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह भी सामने आए और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि चुन चुनकर हम जिन आतंकियों ने यह काम किया है उनको सजा देंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी इंतजार है कि आखिरकार ये हमला कैसे हुआ, उसकी भी जांच हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि पुराने आतंकी हमलों पर अगर हम लोग नजर डालें तो 2016 और 18 तक उरी मामले में एनआईए की जांच हुई थी। पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत पूरी तरीके से मिले थे। पाकिस्तान ने जांच में सहयोग नहीं किया था और अभी तक एनआईए की जांच चल रही है। पठानकोट के एयरबेस पर जब हमला किया था, उसके बाद 2016 में भारत पाकिस्तान की साझा जांच शुरू हुई थी। पाकिस्तान ने एनआईए के दौरे को मंजूरी नहीं दी थी और मसूद अजहर समेत 4 आरोपियों पर चार्जशीट भी फाइल की गई थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी यही हुआ था। 2019 में एनआईए ने जांच शुरू की, 2020 में 13,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई और यहां पर भी मसूद अजहर समेत
18 आरोपी यहां पर चार्जशीट पे बताए गए थे और अब एनआईए एक बार फिर जांच यहां पर कर रही है। उम्मीद है कि ये आतंकी जल्द ही पकड़े जाएंगे और जो वादा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम जल्द ही जवाब देंगे, उस जवाब का भी आवाम को इंतजार रहेगा।